मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप लोग? स्वागत है। आज हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ नीट 2023 पेपर का डिस्कशन करेंगे। एकदम एक्यूरेट आंसर, परफेक्ट बेस्ट आंसर। क्लियर बच्चों? जो पेपर का एनालिसिस है ना, वो क्या है? पहले तो समझ लो कि 12 से कितना है। 12 से बच्चों 30 क्वेश्चन है और मैं 32 से 33 बोल रहा था। क्लियर? मैं जो चीज बोला हूं उसी के आसपास पेपर आया है ना। मैं आज सॉल्यूशन कर रहा हूं, मैं फिर अगले वीडियो में बता दूंगा। जितना लाइव क्लास में लेके आया था मैं कटिंग करके, है ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लाइव क्लास में जितना ही क्वेश्चन करवाए ना, सेम टू सेम उसी से पूछा है। क्लियर? अब फिर ऑफलाइन के जो बच्चे हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि कॉपी से रिलेटेड ही है। 47 क्वेश्चन कॉपी से रिलेटेड है। क्लियर? 3 क्वेश्चन जो जरूरत का नहीं है वो या तो आदमी करवाता नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा है उस पर ज्यादा काम किया जाता है। क्लियर? तो 47 क्वेश्चंस कॉपी में है जो कि फार्मूला रिलेटेड है, या उस पर वैल्यू से अलग क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे यहाँ 10 ओम है तो वहां 15 ओम दिए होंगे। कहीं कहीं वैल्यू भी सेम है ना। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन में वैल्यू भी सेम है। क्लियर? रोटेशन पे मात्र हम 4 क्वेश्चन करवाए थे, मात्र 4 क्वेश्चन करवाए थे, 4 से 5। उसमें से एक क्वेश्चन वही है, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला। मैं औरों की तरह बहुत ज्यादा नहीं करवाया, लेकिन जो करवाया उसी से आया। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, करंट हो, यूनिट्स मेजरमेंट्स में हम लोग एरर किए थे, सेम टू सेम वही सही है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। अब कोई चोपना टाइप ही है तो समझेगा नहीं, सर जो बोले वो नहीं आया। अरे भाई, वैल्यू तो बदलेगा ना। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर का मतलब होता है क्विक एक्शन। आप कम टाइम में कितना बेस्ट कर सकते हो, ये इंजीनियर के बस टाइम होता है, वो आज का काम कल कर सकता है, लेकिन डॉक्टर आज का काम कल नहीं करेगा, अभी का काम अभी करेगा। क्विक एक्शन है, वैल्यू बदलना है। क्लियर? तो 12 से 30 क्वेश्चन है और 11 से आपका 20 क्वेश्चन है। ओवरऑल पेपर का एनालिसिस में बच्चों इजी क्वेश्चन आपका 32 है। टोटल इजी क्वेश्चन 32 है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों मिला के। जो आपका मॉडरेट है या मीडियम जिसको आप बोलोगे, वो आपका हो जाएगा 12। और जो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं थोड़ा डिफिकल्ट ही बोलूंगा, वो 6 क्वेश्चन है, क्योंकि ए सेक्शन में 2 डिफिकल्ट था, चलो मानते हैं। सेक्शन बी में 4 डिफिकल्ट है, लेकिन ऑप्शन भी तो है, 15 में से 10 ही बनाना है, तो डिफिकल्ट रहा कहां? 15 में से 4 हटा दो, 11 बचा, तो 11 डिफिकल्ट कहां है? क्लियर? तो मैं थोड़ा डिफिकल्ट बोलूंगा। टोटल 32 इजी, 12 मॉडरेट और डिफिकल्ट 6 है। वो दिख रहा है 6, लेकिन है नहीं, क्योंकि सेक्शन बी में 15 में से आपको 10 ही बनाना है, तो 4 छाड़ दो। सेक्शन बी में जो है वो 4 डिफिकल्ट आया था। तो मैं अगले वीडियो में और डिटेल एनालिसिस करूंगा, आज सिर्फ सॉल्यूशन करूंगा। और कॉपी में तो है ही, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हैं। लाइव में कौन कौन क्वेश्चन सेम आया, टोटल जितना लाइव क्लास में करवाए उसे कौन कौन क्वेश्चन सेम या उसी के जैसे आया, मैं उसका प्रूफ लेके आऊंगा। क्लियर? तो चले आगे, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये पेपर जो है ना, पेपर कोड H5 है। पेपर तो सब में सेम ही है, बस क्वेश्चन का उलट फेर है, ऑप्शन का उलट फेर है। H5 है ये। क्लियर? चलिए देखो यार, सारे भारत में जितने टीचर्स पढ़ाते हैं सबके कॉपी से ही क्वेश्चंस होते हैं, किसी से ज्यादा किसी से कम, बाहर नहीं आते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही कॉपी से, भारत में जितने लोग पढ़ाए सबके कॉपी से है। क्लियर? और ये बस एक तरीका है कि आपको ये लगे कि नहीं, मेरा जो मास्टर पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड है, लेकिन मास्टर कितनों पढ़ा दे, आप ध्यान ही नहीं दीजिएगा ना, तो कल वाला पेपर भी हार्ड लगेगा। जैसे कल बहुत बच्चे बोलेंगे पेपर लेंदी है, बताओ लेंदी है पेपर? नहीं, सिंपल फॉर्मूला अगर क्लियर है ना, चलो ना 32, अगर 32 क्वेश्चन ही सही है आपका, तो सोच लो 32 नंबर, 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो यार। क्लियर? अगर 140 से 150 आप ले आते हो, अब मॉडरेट में भी तो 5-6 बना ही लोगे। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 32 है आपका, मतलब फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सोचने वाला, थोड़ा इंफॉर्मेटिव।
क्लियर? थोड़ा विचार करने वाला, लॉजिकल। मैं क्या बोलूं आपको, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला आपको क्लियर था, साल भर सिर्फ कॉपी पलटे है ना, तो आपका नीट निकल जाएगा। अब इससे आसान पेपर क्या हो सकता है? तो बच्चों, a bullet is fired from a gun at the speed of 280 मीटर पर सेकेंड in the direction of 30 डिग्री above the horizontal। ये महका दिया, ये x और ये y, यहां से 280, ये 30 डिग्री, मैक्सिमम हाइट निकाल दो। क्या होता है मैक्सिमम हाइट? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u का वैल्यू रख दो 280, थीटा के जगह 30 है ना, जी के वैल्यू ले लो 9.8, कट उठ के आ जाएगा ये 1000 मीटर। बच्चों, वीडियो का लेंथ लंबा ना हो इसलिए हम गुना भाग नहीं करेंगे, गुना भाग कर सकते हो, इसके जगह 280 रखो, इसके जगह 30, जी का वैल्यू 9.8, सॉल्व करोगे 1000 मीटर आ जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर? एकदम महका दिया। क्या है यार इसमें, क्या है? बाप रे बाप, वो महका दिया। बताओ, डिस्टेंस इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड क्या होता है? हाफ डिस्टेंस में इतना वेलोसिटी से गया ये स्पीड से, और फिर अगले हाफ में इतना स्पीड से गया, तो याद करो क्या होता है एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस इक्वल हो, है ना? जैसे मान लो पहले s डिस्टेंस का पहले s/2 गया और फिर s/2 गया, तो याद करो एवरेज स्पीड 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 2v1 के जगह v, v2 के जगह 2v, नीचे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, v प्लस 2v, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, नीचे 3v, एगो v से एगो v कट जाएगा, 4v बाई 3, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? एकदम महका दिया। वेंचुरी मीटर ये बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल, है ना? वेंचुरी मीटर किस पे काम करता है? बर्नौली प्रिंसिपल पे। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लेकिन आप अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से पढ़े हैं, अच्छा से मतलब थोड़ा हल्का लेवल वाला भी काम किए तो हो जाएगा आपका काम, है ना? तो बोल रहा है इस R का वैल्यू कितना होना चाहिए कि इसमें डिफ्लेक्शन ना हो। सिंपल सोचो, याद करो, सिखाए थे क्लास में, कनेक्टिंग वायर का डिस्टेंस 0, यहाँ 0 कर लो, 0 0, यहाँ 0, ये 2 है, तो यहाँ 2 तो यहाँ 0। क्लियर? अब सोच, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 तो यहाँ 2 होना चाहिए। मतलब इसके थ्रू डिफ्लेक्शन तब नहीं होगा जब R के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 2 ही होना चाहिए, मतलब यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, क्योंकि करंट का फ्लो होता है हायर से लोअर, अब पोटेंशियल ही सेम हो जाएगा तो कैसे फ्लो होगा? तो बोला R का वैल्यू क्या होगा जब यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होने के लिए यहाँ वोल्टेज 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहना चाहिए। क्लियर? अब सोच, पहले इस सर्किट में करंट निकाल लो। करंट क्या होता है? I बराबर E बाई आर, V बाई आर, E लिखो, V लिखो, E के जगह 10, I बराबर E बाई आर, 10, R के जगह 400 प्लस R, है ना? तो इस सर्किट में करंट हो गया I बराबर V बाई आर, 400 प्लस R। ठीक है, मुझे क्या निकालना इस R का वैल्यू, तो क्या बोले थे, इसमें डिफ्लेक्शन तभी नहीं होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके थ्रू भी 2 रहे, है ना? 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2। ठीक, तो बोलो V बराबर क्या होता है? IR, V बराबर IR, पोटेंशियल डिफरेंस इस R के थ्रू, इस R के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR, V के जगह 2 में से 0 गया 2, I मुझे मालूम है, I का वैल्यू 10 बाई 400 प्लस R इंटू R, यहाँ से सॉल्व करो। क्लियर? 400 प्लस R, 400 प्लस यहाँ आ रहा है, यहाँ से गुना भाग करो, R का वैल्यू तुम्हारा 100 आ जाएगा, R का वैल्यू 100 आ जाएगा, गुना भाग कर लो यहाँ से। क्लियर? 100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? हो गया। For YDSC, two statements are given below। पहला स्टेटमेंट है, if a screen is moved away from the plane of the slits, angular separation of the fringes remains constant। Clear? If a screen is moved away from the plane of the slits, बोला जिस प्लेन में स्लिट्स है, मतलब जहां पे स्लिट्स है, अगर स्क्रीन को मूव कर ले तो एंगुलर फ्रिंज मतलब थीटा रिमेन्स कांस्टेंट होगा। आइए डायग्राम से देख लेते हैं बच्चों, है ना? आइए डायग्राम से देख लेते हैं। ये मान लो स्क्रीन की दूरी है स्लिट से। आइए, फ्रिंज क्या होता है? फ्रिंज विड्थ क्या होता है? जल्दी बोलो। लेमडा बड़का डी बाई छोटका डी, यही थीटा होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? इतना बाई इतना,
लेमडा बरका डी बाई डी, इतना बाई इतना, डी भी नीचे, डी से डी कट जाएगा, लेमडा बाई डी। देख एंगुलर फ्रिंज विड्थ में डी आया कहाँ, स्क्रीन आया कहाँ, स्क्रीन के दूरी से कहाँ लेना देना है, स्क्रीन के दूरी से इंडिपेंडेंट है ये, है ना। इसी पे लेमडा पे और डी पे डिपेंड करता है, दो स्लिट के बीच की दूरी पे और लेमडा पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो सिंपल बात है कि अगर हम स्क्रीन को मूव करेंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को कोई मतलब नहीं होगा, है ना। एंगुलर, if a screen is moved away from the plane of the slits, angular separation of the fringe edge remains constant. क्लियर? एंगुलर सेपरेशन से, एंगुलर सेपरेशन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? पहला ऑप्शन सही है, ट्रू है ये, पहला ट्रू है। सिंपल, जो एंगुलर सेपरेशन है, क्लियर, एंगुलर फ्रिंज भी बोल सकते हो, लेमडा बाई डी है, तो बरका डी पे कहां डिपेंड किया, स्क्रीन कितना दूरी पे कहां डिपेंड किया, तो पहला ट्रू है। दूसरा, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिमूव्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, बोला इस घटना में जो वेवलेंथ है ना उसके जगह बड़ा वेवलेंथ लेके आओ। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला में, अगर हम लेमडा बढ़ा देंगे तो एंगुलर सेपरेशन भी बढ़ जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखो, लेमडा बढ़ा देंगे तो एंगुलर सेपरेशन भी बढ़ जाएगा। तो इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिमूव्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज एज डिक्रीजेज। कहां डिक्रीज हो रहा है ना, लेमडा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दूसरा फॉल्स हो गया, है ना। तो बच्चों वहां तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट लिखा है, हम थोड़ा बुद्धि लगा दिया ऐसे लिख के। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है कि यहाँ लेमडा बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा, एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा, इसलिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर? मोटा मोटी इस पे क्या ध्यान रखेंगे कि अगर हम स्क्रीन को कितना भी दूरी पर रखेंगे एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल को मतलब ही नहीं है स्क्रीन कहाँ पे है, एंगल को लेमडा से लेना देना है, लेमडा बढ़ाओगे तो एंगल बढ़ेगा, एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, in hydrogen spectrum the shortest wavelength in Balmer series lambda, shortest का मतलब इन्फिनिटी से, सिंपल, जितना दूर से आएगा एनर्जी ज्यादा होगा, वेवलेंथ मिनिमम होगा, और जितना बगल से आएगा वेवलेंथ ज्यादा होगा, एनर्जी कम होगा। एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा और एनर्जी, है ना। दूर से आ रहा है तो वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा। क्लियर? तो बताओ वेवलेंथ का फॉर्मूला, जल्दी बोलो जल्दी। 1 बाय लेमडा बराबर आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू 1 आर, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, n1 होता है मतलब जहां आया, बारमर में आया, बारमर का 2, 2 का स्क्वायर 4, और शॉर्टर का मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, खत्म। यहाँ पलटी मार लो, लेमडा हो जाएगा r/4 तो 4/r, आसानी रहेगा, पलटी मार लो पहले ही। अगेन 1 बाय लेमडा डैश, ब्रैकेट सीरीज के लिए, ब्रैकेट के लिए n क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। क्वेश्चन यही है कि अगर बाल्मर सीरीज के लिए वेवलेंथ लेमडा है तो ब्रैकेट के लिए क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ, तो ब्रैकेट के लिए हम लेमडा डैश मान लिए, पलटी मार लो लेमडा डैश, 1 बाय लेमडा डैश है r/16, तो लेमडा डैश क्या हो जाएगा 16/r। अब मुझे चाहिए लेमडा डैश, लेमडा के फॉर्म में, लेमडा है 4/r, लेमडा डैश है 16/r, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4/r, बस हो गया काम 4, और 4/r को क्या लिख सकते हैं लेमडा, तो बोलो ब्रैकेट सीरीज में लेमडा क्या हो जाएगा 4 गुना 4 लेमडा, ऑप्शन नंबर 4, खत्म। ओरल भी कर सकते हो, ओरल भी, बाल्मर के लिए लेमडा है, ब्रैकेट के लिए 4 लेमडा, 2 जगह बाद है तो 2 का स्क्वायर कर लो 4, अरे बाल्मर पास्टन ब्रैकेट 2 का ना डिफरेंस है, स्क्वायर कर लो 4, बुद्धि भी लगा लोगे, खैर फार्मूला से भी इजीली आ रहा है, तो काहे बुद्धि लगाओगे, ट्रिक काहे लगाओगे। क्लियर? A full wave rectifier circuit consists of 2 PN junction, diodes, a center tap transformer, capacitor, and a load resistance. Which of these components remove the AC ripples from the rectifier output? Rectifier output से रिपल कौन हटाएगा, रिमूव द AC रिपल, अरे रिपल मतलब वही वेव फॉर्म, तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने में करंट लेके करंट को स्ट्रेट कर देता है, कैपेसिटर अपने में करंट लेके लाइन को स्ट्रेट कर देता है, आंसर हो जाएगा कैपेसिटर, खत्म। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्लियर?
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल। बबल में ड्रॉप और बबल में अंतर होता है। ड्रॉप मतलब सिंगल लेयर, बबल मतलब 2 लेयर। तो जो एनर्जी होता है ना, सीधे फॉर्मूला एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। अगर यहीं पे ड्रॉप रहता है तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया, अब बबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? 2 सरफेस टेंशन तुम्हारा कितना है 0.03, एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, स्क्वायर कर लो, गुना भाग कर लो, पहला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? यहीं पे ड्रॉप रहता तो आंसर होता है TA, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बबल में 2 सरफेस होता है इसलिए 2 TA, गुना भाग करके मिला लेना। क्लियर? हाँ, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, सेम टू सेम लाइव क्लास में करवाया गया है। अब बच्चों ये बोनस क्वेश्चन भी है ना, रूट में आना चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ था, इसमें आपको बोनस मिलेगा, एकदम पक्का है बोनस मिलेगा आपको। चलिए याद करो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो किसी भी सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है ना, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m² के बराबर कर दो। जैसे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², जिसको बराबर कर दो m² के, तो m से m कट जाएगा। क्लियर? तो बोलो यहाँ 1 ले लो, तो k1² क्या हो जाएगा 2/5 r²। सिमिलरली k2 ले लो हॉलो के लिए हो जाएगा 2/3 r²। रेडियस तो सेम ही है। क्लियर? बोलो, यानी तो अलग से निकाल सकते हो, 2/3 mr² बराबर m² m से m कट जाएगा, हो जाएगा। सॉलिड में 2/5 तो हॉलो में 2/3। अब रेशियो निकाल दो, है ना, k1² k2² r² से r² कट जाएगा, k1 है 2/5 इंटू k2 है 2/3, पलटी होके हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया 3/5। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर आया है 3/5। अगर सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछेगा तो ये हो जाएगा √3/5, है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। हाँ, अगर स्क्वायर बोलता है, या तो स्क्वायर लिखना भूल गया है या स्क्वायर छुपा हुआ है, होगा तो आंसर 3:5 होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल ये बोनस है ना, बोनस है, ये सिंपल बोनस मिलेगा पक्का। मतलब अगर आपको मारना चाहिए तो यही ऑप्शन मारना चाहिए। क्लियर? क्योंकि बोनस का तरीका क्या है कि अगर शायद छोड़ दोगे तो नहीं मिलेगा, कोई ना कोई रंगोगे तभी बोनस मिलता है, क्योंकि वहां चेक करता है कि ट्राई तो किया, छोड़ के आ जाओगे तो सामने वाला समझेगा अरे इसको आ ही नहीं रहा था, और तुम ट्राई करके लिखा, सामने वाला समझेगा ओ बनाया है, इसको आता है, लो गलती है लेकिन कोशिश किया बनाने का, तो बोनस दे देगा। क्लियर? अब बोनस का तरीका इस बार क्या है? क्लियर? तो बोनस तो है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, साउथ में चल रहा है। क्लियर? सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, सडनली इधर भागा, टू अवॉइड एन अपोनेंट, दुश्मन से भागने, दुश्मन को अवॉइड करने के लिए से भागा, पहले साउथ में फिर ईस्ट में जा रहा था। द फोर्स डेट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज, जब वो साउथ से ईस्ट भागा तो जो फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगा? तो यार फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। सोच, ये तो फाइनल है, ईस्ट वाला फाइनल है और साउथ वाला इनिशियल है, तो क्या करते हैं? डायरेक्शन बदल देते हैं। ये फाइनल लाइन आने दो। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो ईस्ट है, इनिशियल से साउथ, तो पलटी मार दो, साउथ का पलटी नॉर्थ, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। सिंपल, ये रहने दो, इसको पलटी मार दो, क्योंकि चेंज मतलब पलटी मारना है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। सिंपल, मौका दिया, पहला आंसर। क्लियर? द हाफ लाइफ, 2 बार मॉडर्न फिजिक्स का करवाए थे, क्या बोले थे? वहाँ रेशियो में दे देता है 1:15। यहाँ हम क्या बोले थे कि 1:7 रहे तो 1/8 लिखना, 1:15 है तो 1/16 लिखना। जो मेरा लाइव क्लास किया होगा समझ रहा होगा, सेम क्वेश्चन है।
क्लियर? ओके, सिंपल, इधर 1/16 लिखो, इधर 1/2 के पावर n लिखो, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो n का वैल्यू यहां से हो जाएगा 4। क्लियर? n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ का वैल्यू है 20, तो 4 का हो जाएगा 20 चौका 80, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? खत्म। In a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at the frequency of इतना हर्ज, है ना, और एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। बच्चों याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में V बराबर पढ़ाए थे E/B, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो B की जगह C ले लो। तो अगर सर वहां एम्पलीट्यूड कहाँ लिखवाए थे? अरे मेरे चौथरो, यहाँ 48 वोल्ट पर मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट से भी तो बुद्धि लगाओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। क्लियर? क्या यार, B बराबर E/C, E तुम्हारा 48 दिया हुआ है, C होता है 3 × 10⁸, 48/3 16, नीचे पावर 8 है, ऊपर जाके -8 हो जाएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा, डेसिमल को आगे पीछे कर लो, इसको 1.6 कर लो, तो यहाँ -7 हो जाएगा। क्लियर? -7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल। B बराबर E/B पर आए थे, कॉपी खोल के देख लो। क्लियर? तो C बराबर E/B, B के जगह C कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हमको B निकालना है, तो B बराबर E/C। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलता है? क्लियर? क्लियर? ऐसे तब ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो। चलो, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हाफ Li², हाफ L का वैल्यू तुम्हारा दिया है 4 माइक्रो हेनरी, माइक्रो माने -6, करंट का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइक्रो जूल, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? मका दिया। इन अ सीरीज LCR सर्किट, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद करो 1/2 पाई रूट अंडर LC। क्लियर? L का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, मिली मतलब -3 कर लो। क्लियर? बोलो ना। और C का वैल्यू 1 माइक्रो फराड है। क्लियर? तो 1 माइक्रो माने -6 कर लो, गुना भाग कर लो, गुना भाग करोगे तो 1.59 किलो हर्ज जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वैसे भी 1 और 3 नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, यहाँ रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, तो पहला तीसरा तो कोई जन्म में नहीं होगा, होगा दूसरा या चौथा, सॉल्व करोगे तो 1.59 आएगा। क्लियर? बात आई समझ में? क्लियर है? गुना भाग कर लेना। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर में वो t1 टाइम x चला, दूसरे मीडियम में वो t2 टाइम में 10x चला, तो बताइए क्रिटिकल एंगल याद करो, क्रिटिकल एंगल याद करो, क्या होता है? थीटा साइन इनवर्स, है ना। मान लो डेंसर से रेरर में गया लाइट, क्रिटिकल एंगल के लिए तो लाइट डेंसर से रेरर में ही जाना चाहिए, तो रेरर का मान लो μ1 ले लिए और डेंसर का μ2 ले लिए, मीडियम, है ना। रेरर का μ1 ले लिए, डेंसर का μ2 ले लिए, खत्म। अब मीडियम का वैल्यू, आंसर तो ये भी हो सकता था लेकिन आंसर टाइम में और डिस्टेंस में दिया हुआ है, तो याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर ये μ1/μ2 है तो वेलोसिटी हो जाएगा 2/1, है ना। ये 1/2 तो वेलोसिटी 2/1, स्पीड 2/1, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स। अब V2 भी निकाल लो, V2 क्या होगा? अब डेंसर से रेरर में गया है, डेंसर से रेरर में गया है, सिंपल बात है। तो V2 क्या होगा? ध्यान से देखो, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, है ना। एयर में वो चला है x t1 टाइम में, डेंसर में चला है 10x t2 टाइम में, तो V2 क्या हो जाएगा हमारा? V2 क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो।
V2 क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1/2, ये है 2/1, और 2 तो डेंसर मीडियम का है, डेंसर से रेयर में गया तब ना लिखे हैं रेयर बाय डेंसर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेयर बाय डेंसर, तो स्पीड हो जाएगा डेंसर बाय एरर। डेंसर में कितना चला है 10x, टाइम कितना t2, तो v2 को जगह रख देंगे 10x/t2। सिमिलरली v1 रेयर मतलब एयर, एयर में कितना चला x, कितना टाइम लिया t1, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, v2/v1 को डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, t1 ऊपर चला जाएगा, तो 10t1/t2, 10t1/t2 ऑप्शन नंबर 2 खत्म। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप नहीं बना सकते थे। क्लियर, बात आ रही है समझ में। An AC source is connected to a capacitance due to decrease in its operating frequency. Displacement current decreases, capacitive reactance remains constant. क्लियर, तो क्या करेंगे ध्यान से देखो, सिंपल, करंट क्या होता है V/R, R के जगह XC ले लो ना, कैपेसिटर है तो XC लेंगे, XC क्या होता है 1/ωc, ओमेगा क्या होता है 2πfc, मतलब XC बराबर 1/ωc, ओमेगा के जगह 2πf। अब बोला F है डिक्रीज हो गया, अगर F डिक्रीज होगा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी घटेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस, गलत, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेंस कांस्टेंट, गलत है ना, ये घटा तो ये बढ़ा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा, बचा 1 और 4। यहां से देख लो, फ्रीक्वेंसी घटा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ा, ये बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट करंट घटा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़े रिएक्टेंस बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट घटेगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बुद्धि लगाना था थोड़ा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, क्लोज इंटीग्रल E.ds बराबर 0, सिंपल, इसका मतलब हो गया जितना फ्लक्स आएगा, जितना इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इन करेगा उतना आउट होगा, जितना इन उतना आउट, इन आउट, इन आउट, खत्म। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लिविंग इट। ओके सर, और सब ऑप्शन, अरे वैसे भी मल्टीपल चॉइस है नहीं, तो जब एक लाइन झकझक दिख रहा है कि जितना इन करेगा उतना आउट होगा, तो वही होगा भाई, बाकी सब गलत होगा। क्लियर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे एनर्जी यू है, तार पे क्या होगा, लगाओ ना बुद्धि यार, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में, हाफ के x², x की जगह 2, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर, अब मान लो u डैश क्या हो जाएगा, हाफ के 2 नमारे थे तो हाफ के x², x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, रहने दो इसी फॉर्म में, आसानी होगा। अब 8 नमारेंगे तो कितना एनर्जी होगा, हाफ के 8 का स्क्वायर 64। अब सोच, मुझे जब 8 सेंटीमीटर नमारे उस समय एनर्जी चाहिए स्टोर, तो उस समय है ये एनर्जी, मुझे u डैश को u के फॉर्म में लिखना है, तो 64 को लिख सकते हैं 4 × 16, तो ये हो गया पहले वाला, ये बाद वाला 16u, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। देखो बुद्धि, क्लियर, महका दिया रे। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में सीधे जोड़ देते हैं, 3 3 6, ये हो गया 6, ये दोनों सीरीज में, तो कैपेसिटर में क्या करते हैं, कैपेसिटर में पैरेलल में सीधे जोड़ देते हैं 3 3 6, और सीरीज में क्या करते हैं, तो ये 6 और ये 3, तो 6 × 3, 6 + 3, 18/9 2, 18/9 2, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, खत्म। अच्छा, कैपेसिटर से ही इक्विवेलेंट पूछता है नीट में, है ना, पिछले साल भी ऐसा ही था। The error in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage, टेम्परेचर तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते, तो रैंडम एरर है, रैंडम एरर है भाई, टेम्परेचर भगवान बढ़ाएंगे। क्लियर, या और भी तरीके से बढ़ सकता है। क्लियर, और भी तरीके से बढ़ सकता है, और भी तरीके से बढ़ सकता है। बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में, और भी तरीके से बढ़ सकता है। गिवन बोलो,
दो स्टेटमेंट है। फोटो वोल्टेक मतलब बच्चा यहीं पे कंफ्यूज कर दिया। फोटो वोल्टेक मतलब फोटो डायोड है, ये पढ़ाए थे लाइव क्लास में। फोटो डायोड है। फोटो डायोड डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है भाई, फोटोन गिराता है जंक्शन पे और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ट्रू है पहला। क्लियर। जीना डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस। यस, जीना डायोड रिवर्स बायस होता है ब्रेकडाउन रीजन में। सही है भाई, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है। सही है, सही है। The ratio of frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe। तो फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप का होता है ना, NV/2L, और क्लोज पाइप का होता है 2N+1 V/4L। अब क्वेश्चन के अनुसार लेंथ भी सेम है, V भी सेम है और N भी सेम है, फंडामेंटल है। तो ओपन में NV/2L और क्लोज में 2N+1 V/4L। तो लेंथ सेम ही है, V सेम ही है, N भी सेम ही है। तो रेशियो क्या होगा भाई, यहाँ 2, यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/4 है। पलटी मारोगे तो 1/2 इंटू 1/4 को लिख सकते हैं 4, 2 दूना 4, 2:1। भाई N सेम ही है, V सेम ही है, L सेम ही है। तो यहाँ का 2, यहाँ का 4, तो 1/2 1/4, 1/2 1/4। रेशियो निकालो, 1/4 पलटी मार के ऊपर हो जाएगा 4, 1/2 इंटू 4, 2, मतलब 2:1। क्लियर, 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, खत्म। अरे बोलो। द मिनिमम वेवलेंथ, एक्सरे पर आए थे, बताओ एनर्जी क्या होता है भाई, Sc/λ। ई के जगह लिख सकते हो ई भी, ई के जगह ई भी लिख सकते हो। एक्सेलेटेड एनर्जी, ई भी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। एक्सेलेटेड, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट करते हैं तो एनर्जी ई भी हो जाता है। तो लेमडा क्या हो जाएगा, है ना, ई भी बराबर Sc/λ। तो लेमडा हो जाएगा Sc/Ev। तो बोलो लेमडा प्रोपोर्शनल है 1/v के ना, मिनिमम लेमडा, मिनिमम वेवलेंथ प्रोपोर्शनल 1/v। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। और ये टॉपिक आपको बता रहा है कि कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्लियर। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटासियम एंड सोडियम आर इतना 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 दिया हुआ है। बोला है जो एनर्जी गिरा वो इतना गिरा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, सिंपल बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए या इलेक्ट्रॉन से निकलने के लिए एक तो जितना वर्क फंक्शन है या तो उतना देना पड़ेगा या उससे ज्यादा देना पड़ेगा। जितना वर्क फंक्शन उतना ही देंगे तो सिर्फ निकलेगा, ज्यादा देंगे तो निकलवो करेगा, भागवो करेगा काइनेटिक एनर्जी से। तो ध्यान से देखो 2.20 एनर्जी दिए हैं। अब सोच पोटासियम और सोडियम का वर्क फंक्शन, पोटासियम का इतना है और सोडियम का इतना है। ये देखना ही से लग रहा है कुछ नहीं होगा। चाहिए इतना दे रहे हैं कम तो कहां से निकलेगा, चाहिए इतना दे रहे हैं कम तो कहां से निकलेगा। इसमें चाहिए 2.14 दे रहे हैं 2.20, तो ज्यादा दे रहे हैं तो निकलेगा। तो आंसर सिर्फ सीजियम होगा, सिर्फ सीजियम से निकलेगा वर्क, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स। खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। लंबाई बढ़ने से थोड़ी क्वेश्चन बढ़िया हो जाता है। A Carnot engine has an efficiency, जैसे ही Carnot बोला लिख दो ईटा बराबर 1 - T2/T1। T2 मतलब T सिंक और T1 माने सोर्स। खत्म, वही T2 T1। 50% मतलब 1/2, 50% मतलब 50/100, 1/2 बराबर 1, है ना। सिंक का मुझे निकालना है, सोर्स का दिया हुआ 327। अच्छा, ऑप्शन किसी भी फॉर्म में रहे, टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है ना तो सबसे पहले उसे केल्विन में चेंज करो। 327 को केल्विन में चेंज करो, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करो। 327 + 273 600। तो मुझे टी सिंक चाहिए, टी सोर्स है 600। क्लियर। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1 इधर आके माइनस हुआ तो 1/2 - 1 -1/2 माइनस टी सिंक बाई 600 माइनस माइनस प्लस 600 यहाँ आ जाएगा, 600/2 300। टी सिंक
हो गया 300। 300 कौन चीज? केल्विन, लेकिन ऑप्शन सेल्सियस में है। तो 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं? केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करो? 273 माइनस कर दो। 300 माइनस 273 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट 26 द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 0। मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज लूप बनाता है, उसमें ठहरा भाई ये नहीं है, टर्मिनेट नाम का कोई चीज नहीं है, इन की आउट होगा 0। क्लियर 0 है ना। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड है ना, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, एंगल है 30 डिग्री, फील्ड है इतना, टॉर्क है इतना और लेंथ इतना दिया हुआ। सिंपल टॉर्क क्या होता है? पीई साइन थीटा। सीधे टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। टॉर्क होता है 4, होता है टॉर्क दिया हुआ है 4। पी डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू एल, एल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। टॉर्क बराबर यहां लिख दिया टॉर्क बराबर पी होता है चार्ज इंटू लेंथ। ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 साइन 30 1/2। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 मिली कूलम आएगा। क्लियर 2 मिली कूलम। ओके रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन स्टैक डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स। बीबी रॉय गुड बॉय बट वेरी गुड वुमेन बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस सारा लिखवाए थे। क्लियर 22,000 है तो 22,000 को लिख सकते हैं 10^3। 10^3 किसका होता है? ऑरेंज का। खत्म ऑरेंज। क्लियर ऑरेंज। और मेटल वायर है मास इतना, रेडियस इतना, लेंथ इतना, मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेंसिटी का चाहिए। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं, वायर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई r²l। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? इधर लिख दो परसेंटेज एरर इन डी, मन है तो डेल्टा d/dv लगा दो, हाँ या ना। इधर सबको जोड़ दो है ना। पाई कांस्टेंट गया तेल बेचने, m को लिख सकते हैं डेल्टा m/m। क्लास में तो इससे भी ज्यादा ट्रिकी सिखाए होंगे। m के जगह डेल्टा m/m है ना। अरे भाई जो भी है ना, एरर मतलब चेंज, चेंज को मतलब डेल्टा में लिखो। तो m में जो चेंज आएगा उसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा m/m। डेल्टा m/m एरर में हमेशा प्लस में लिखो, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में रहे। तो m को डेल्टा m/m। क्लियर r² को लिख सकते हैं प्लस r², r² को 2 डेल्टा r/r। अरे भाई ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो ना m प्लस r² प्लस l। m के जगह डेल्टा m/m, r² पावर मल्टीप्लाई में ले आओ। क्लियर तो r² हो जाएगा 2r, r के जगह डेल्टा r/r, l के जगह डेल्टा l/l। क्लियर अब सबका वैल्यू पुट कर लो इसमें। जब सबका वैल्यू पुट कर लोगे है ना, कहोगे सर वैल्यू पुट कर दीजिए ना, गुना भाग हम कर लेंगे। डेल्टा m तुम्हारा है 0.001/0.3। सॉरी डेल्टा m ये मास है ना 0.002 0.002/0.4 डेल्टा m/m प्लस 2 डेल्टा r/r 0.001/0.3 प्लस लेंथ कितना 5 प्लस माइनस 0.02, तो ये डेल्टा l/l 0.02/5 इंटू 100 कर लो, गुना भाग करोगे तो 1.6 आएगा। गुना भाग कर लेना, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन बता रहे हैं। बाप रे महका दिया। I बराबर E/R। देखो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। 10 में से 5 गया 5। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 7 1 8 2 10 5/10 0.5 है ना। एक ही ऑप्शन है 0.5 वाला, तुमको डायरेक्शन भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है 0.5 वाला। मारो थर्ड क्वेश्चन पट आंसर। क्लियर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस -50। जैसे ही सेल्सियस दिखा केल्विन में बदलो, 273 जोड़ो तो 223 हो जाएगा। क्या होता है? VRMS होता है, VRMS होता है √3 RT/m। तो V √T के प्रोपोर्शनल होता है। V प्रोपोर्शनल √T, तो मतलब यहाँ RMS नहीं लिख रहा है, मन में रखना RMS है वो। क्लियर दो सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा? V'
है ना, बराबर रूट अंडर टी डैश बाई टी, दो सिचुएशन के लिए, बाद वाला बट्टा पहले वाला, रूट अंडर बाद वाला बट्टा पहले वाला, है ना। बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इतना, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 times। बोला किसी गैस का टेम्परेचर -50 है, मतलब केल्विन में 223 है, बोला कितना हीट दे या कितना हीट करे कि उसका आरएमएस स्पीड 3 गुना बढ़ जाए। यहाँ देखो बाई लगा हुआ है, अगर बाई लगा हुआ है ना तो 3 गुना बढ़ जाए, मतलब पहले से 3 गुना, मतलब 4 गुना हो जाएगा। अगर यहीं पे 2 लगा देता है ना, 2-3 times, तब 3 गुना होता। बाई 3 times मतलब पहले से 3 गुना, मतलब पहले वाला जोड़ के। तो वो भी डैश की जगह 4 भी हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड है v, फाइनल बाई 3 times, मतलब v + 3v 4v। क्लियर। इधर रूट अंडर टी डैश बाई टी रहने दो, v से v कट गया, रूट को इधर ले आओ, रूट को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 16, रूट को इधर ले आओगे तो 16, इधर है टी डैश बाई टी, तो टी डैश बराबर 16t, टी का वैल्यू है 223, गुना भाग करोगे तो ये केल्विन में आएगा, केल्विन में आएगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, जो आएगा उसमें से 273 माइनस कर लेना तो सेल्सियस में आ जाएगा। इसको गुना भाग करके लाओगे तो केल्विन में आएगा, उसमें से 273 माइनस कर लेना तो तुम्हें सेल्सियस में आ जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, एकदम बन गया सिंपल भाई। v बराबर रूट अंडर 3 RT/m होता है आरएमएस स्पीड। तो वेलोसिटी स्पीड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दो सिचुएशन के लिए लिख दिए, पहले बाद वाला बट्टा पहले वाला, रूट अंडर बाद वाला बट्टा पहले वाला, बाद वाला अब 4 गुना हो गया, v से v कट गया, रूट को इधर ले आए, सॉल्व किया, आ गया आंसर। स्मार्ट कैलकुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट, A 12 volt 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer। ठीक है भाई, प्राइमरी सही है ना। चलो क्वेश्चन क्या मैं बता देता हूं। बोला है कि अज्यूम कीजिए ट्रांसफार्मर आइडियल है, अगर प्राइमरी सर्किट को 220 वोल्ट से जोड़े हैं और आउटपुट मुझे मिल रहा है 60, तो प्राइमरी में करंट कितना होगा। सिंपल याद करो, आइडियल में क्या होता है आईपी, है ना, याद करो आईपी ईपी बराबर आईपीपी बराबर आईएसईएस, याद आया। आइडियल में इनपुट बराबर आउटपुट, आउटपुट पावर तो ये 60 है, ये तो बेवकूफ बना दिया है। आइडियल लिख के हमें हिंट दे दिया है कि इनपुट बराबर आउटपुट, खत्म। ये तुम्हारा 220 है, ये मुझे चाहिए, प्राइमरी का 220 है, आउटपुट हमारा 60 वाट है, तो बोलो आईपी क्या हो जाएगा 60/220, गुना भाग करो 0.27 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 खत्म। क्लियर, बोलो चले आगे। 2 bodies of mass m and 9m are placed at a distance r। बोला 2 बॉडीज है जो m और 9m, 2 बॉडीज है m और 9m का बीच का डिस्टेंस r है। क्लियर। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन का ऐसे समझो, m और 9m है, बीच का डिस्टेंस r है। बोला है दोनों मास को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस पॉइंट पे पोटेंशियल, मतलब दोनों मास को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन ज्वाइनिंग पे एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए जहां पर पहले से फील्ड 0 है। तो अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें फील्ड भी है पोटेंशियल भी है। तो जल्दी से एक डायग्राम बना लो, इधर m कर लो, इधर 9m कर लो, बीच का डिस्टेंस r कर लो, एक जनरल पॉइंट ले लो x, यहाँ ले लो, मान लो x पर फील्ड 0 है, फील्ड 0 है। तो जल्दी से बताओ, यहाँ पे फील्ड 0 करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का फील्ड यहाँ 0 करते हैं। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है gm/r², तो gm/r², r की जगह x²। तो इधर से x, इधर से x, तो इधर से r-x ना, तो क्या हो जाएगा gm की जगह 9m/r-x²। सॉल्व करोगे तो यहाँ से x होगा r/4, खत्म। ये r/4 मतलब m से r/4 दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। तो यहाँ से r/4, तो यहाँ से 3r/4। अब ये दोनों मास के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, दोनों मास के द्वारा पोटेंशियल निकाल लो, दोनों मास के द्वारा पोटेंशियल निकालोगे। पोटेंशियल क्या होता है -gm/r,
तो बोलो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके द्वारा पोटेंशियल हो जाएगा माइनस GM/R, R की जगह R/4 माइनस, इसके द्वारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस G9mm की जगह 9m, डिस्टेंस कितना है 3R/4, क्योंकि यहाँ से वो पॉइंट है 3R/4 पे, ये गुना भाग करोगे एलसीएम लोगे तो माइनस 16 GM/R आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया ये। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, सिंपल, ये सीलिंग है, यहां से एक वायर लटकाया गया, यहां से एक बिट लटकाया गया। क्लियर, खत्म। बोलो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है रस्सी के केस में, रीस्टोरिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। रस्सी के केस में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा टेंशन, तो ऊपर टेंशन नीचे वेट, तो टी के जगह W/A भी लिख सकते हो, खत्म। स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है स्प्रिंग के केस में Kx स्प्रिंग फोर्स, रस्सी के केस में टेंशन, यहाँ टेंशन वेट के बराबर है तो W/A, खत्म। क्लियर हो गया, अरे बोलो हो गया। द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। बच्चों टॉर्क किधर होता है अलोंग द एक्सिस, तो जिधर टॉर्क होगा उधर अल्फा होगा, उधर ओमेगा होगा। क्लियर, सिंपल, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। टॉर्क जैसे दरवाजा पे फोर्स लगाते हो, दरवाजा घूम जाता है, अब हर जगह फोर्स लगाते हो तो दरवाजा ना घूमता है, सही जगह लगाते हो घूमता है। दरवाजा का एक्सिस जिधर होता है ना उधर टॉर्क होता है, तो तुम दरवाजा पे ऐसे फोर्स लगाओ कि उसका टॉर्क एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो दरवाजा घूम जाता है, इसलिए टॉर्क अबाउट द एक्सिस होता है। क्लियर, तो अल्फा भी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर, तो अभी तक सेक्शन ए था, अब सेक्शन बी है। ध्यान से देखो, अरे सिंपली और गेट है भाई। जब नैंड गेट का इनपुट दो नॉट गेट हो ना तो आउटपुट और मिलता है सीधे, और का आउटपुट क्या होता है 0 1 1 1, तो सीधे ऑप्शन नंबर 4, सीधे और गेट है ये। हम लाइव क्लास में करवाए हुए हैं, लाइव जिस दिन मैं सेमीकंडक्टर में सबसे पहले लॉजिक गेट पढ़ाए थे, सेमीकंडक्टर में सबसे पहले लॉजिक गेट पढ़ाए थे, ये करवाए हुए हैं। क्लियर, सेम क्वेश्चन है मेरे लाइव क्लास का ये। क्लियर, सिंपल। कहोगे सर जिसको याद नहीं रहे तो वो इनपुट पुट कर लो, यहाँ ले लो 0, यहाँ 0 ले लो, तो नॉट क्या करेगा इन्वर्ट, तो ये 1 1, सोचो 1 1, तो एंड भी क्या करेगा सिंपल सोचो, मान लो ये एंड गेट रहता है, तो एंड का अगर इनपुट 1 1 हो तो आउटपुट भी 1 देगा, लेकिन एंड है इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 0 ही देगा, खत्म, 0 देगा। अब क्या करो, यहाँ 0 ले लो, यहाँ 1 ले लो, तो ये 0 को क्या करेगा, यहाँ 0 ले लो और यहाँ 1 ले लो, ये 0 को क्या करता है नॉट क्या करेगा 0 को 1 करेगा और 1 को 0 कर देगा। अब सोच, अगर ये एंड रहता तो एंड में अगर इनपुट 1 0 हो तो आउटपुट 0 ही होगा, आउटपुट 0 ही होगा। तो अगर यहाँ एंड रहता तो 0, लेकिन एंड है तो उल्टा कर दो 1। अब कौन ऑप्शन में 0 के बाद 1 है आउटपुट में, यहाँ देखो 1 के बाद 0 है, नहीं वो 0 1 चाहिए, 1 0 नहीं, 0 0 नहीं, 1 1 नहीं, 0 1। देखो दुइये वैल्यू में 0 1, एक ही ऑप्शन है जिसमें आउटपुट में 0 के बाद 1 है, 0 1, या तो ऐसे बना लो या सीधे और गेट, सीधे और गेट। क्लियर, टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव। भाई कट के मर जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट 0 होगा, है ना। 1/f इक्विवेलेंट 0 का मतलब हो गया f इक्विवेलेंट 1/0, 1/0 माने इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर 2 खत्म, मका दिया, मका दिया। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डाइपोल के एक्सिस से फील्ड होता है 2kp/r3, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला तब लगता है जब जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ से बहुत बहुत बड़ा हो, मतलब ये डिस्टेंस इसके लेंथ से बहुत बहुत बड़ा हो तब। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कंपेरेबल है, ये 5 ये 3 है तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, तो जनरल तरीके से मुझे लगाना है। अच्छा यहाँ फील्ड नहीं पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल का भी जनरल फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना। डाइपोल के एक्सिस पे पोटेंशियल होता है kp/r², तो भी नहीं लगेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला तब लगता है जब वो मैच करता है कुछ चीजों से,
जब ये वाला डिस्टेंस इसके लेंथ से बहुत बहुत बड़ा आता है तो जनरल लगाना पड़ेगा। पोटेंशियल क्या होता है जल्दी बोलो, पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। क्लियर, बना लेंगे। अब ये जनरल केस है ना, पी पॉइंट पे दोनों चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल स्केलर होता है इसलिए चार्ज के साइन के साथ रखना पड़ेगा, प्लस से तो प्लस, माइनस से तो माइनस। चलो जी, नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा बोलो। माइनस के कारण तो माइनस के क्यू बाई आर, आर का वैल्यू ये 3 और ये 5, 8, तो 8 इंटू 10 के पावर -2, ठीक, प्लस इसके कारण पी पॉइंट पोटेंशियल के क्यू बाई आर, आर का वैल्यू ये 3 ये 5 तो बचा 2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, खत्म। क्या क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से के क्यू, यहाँ नीचे -2, तो के क्यू नीचे 10 टू दी पावर -2, -2 नीचे है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 2 के क्यू हो जाएगा कॉमन। अरे के क्यू कॉमन है, 10 के पावर -2 भी कॉमन है, नीचे माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अंदर क्या बचा -1/8, -1/8, यहाँ -1/2, एलसीएम लो तो इस आंसर हो जाएगा 3/8 इंटू 10 टू दी पावर 2 के क्यू, 3/8 10 टू दी पावर 2 के क्यू। क्लियर, 3/8 नहीं 3/8 क्यू के, 3/8 क्यू के सही है। ये 10 के पावर 2 क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10 के पावर 2 वोल्ट में चाहिए, तो 10 के पावर 2 वोल्ट में आ रहा है, सही तो है, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखा है। बोला कि जो भी आंसर आपका आएगा ना वो 10 के पावर 2 वोल्ट में होना चाहिए, तो सही तो है, 10 के पावर 2 में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन में 10 के पावर 2 नहीं लगाया है, 3/8 के क्यू लगाया है, सही तो है। 3 नंबर खत्म। क्लियर हो गया। बोलो एक्सेलेरेशन -ω² a, ओमेगा क्या होगा बताओ, टाइम पीरियड कितना है 8, ओमेगा होता है 2π/t, 2π/t, t के जगह 8 स्क्वायर कर लो। एम्पलीट्यूड कितना है 1। क्लियर, तो 2 से 8 को काटेंगे 4, मतलब माइनस लगा देना, माइनस लगाना जरूरी है ना। वैसे भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है, एम्पलीट्यूड तुम्हारा 1 है, और जब एम्पलीट्यूड प्लस होगा यानी x प्लस होता है तो एक्सेलेरेशन माइनस होता है, फोर्स माइनस होता है, तो माइनस में ही आना चाहिए। तो -ω के जगह 2π/t, t के जगह टाइम पीरियड 8 है तो 2π/t, t के जगह 8, 2 चौका 8, ठीक है, तो π/4 का स्क्वायर माइनस ये π/4 का स्क्वायर, π² 16, तो -π²/16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, सही है गुना भाग। 10 रजिस्टर से ये सेम क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, अगर 7 मई को एग्जाम था तो 6 मई को सेम में हम करवाए थे क्वेश्चन। क्लियर, 10 रजिस्टर्स इच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज फलाना ढेकाना। बोला कि 10 रजिस्टर है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, उसको सीरीज में लगाया गया, फिर उसको बाद में पैरेलल कर लिया गया। तो बताइए, जब बोला क्वेश्चन क्या है ना कि 10 रजिस्टर है, जब सबका वैल्यू सेम है उसको सीरीज में रखे, तो मान लो सीरीज में करंट आई था, बोला अगर इसी रजिस्टर को पैरेलल में रखे ना तो करंट n टाइम्स बढ़ गया, तो n क्या होगा, तो लगाओ बुद्धि। मान लो सीरीज में करंट I बराबर E/R, तो E/R, R की जगह 10R, क्यों, 1 का R तो 10 का 10R। पैरेलल में ले लो I डैश क्या हो जाएगा E/R/10, n इक्वल है तो सीरीज में 10R तो पैरेलल में R/10, 10 ऊपर ले आओ, ये हो जाएगा 10E/R, 10E/R। क्लियर, 10E/R। तो क्या करे, ये सीरीज में और ये पैरेलल में, देखो तो 10 रहने दो। E/R को हम क्या लिख सकते हैं, E/R को 10I लिख सकते हैं, 10I 100I, खत्म। क्वेश्चन यही था कि बैटरी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल है, सीरीज में करंट I है, तो अगर उसी सारे रजिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ दिए, मतलब 10 को पहले सीरीज में जोड़े हुए थे
तो करंट I मान लो, पैरेलल में जोड़े ना तो बोला करंट n टाइम्स बढ़ गया, तो n क्या है, हो गया 100I, 100, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर 0 पे 2 ओम है और 80 पे 6.8 है, तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा निकालना है। याद करो फॉर्मूला, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। R कितना हो जाएगा 6.8, R0 इनिशियल 2 है, 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर 80 में से 0 गया 80, यहाँ से अल्फा निकालोगे पहला ऑप्शन आएगा, कर लो गुना भाग। क्लियर? रेडियस क्या होता है जल्दी बोलो, nth ऑर्बिट के लिए n²/z, है ना। रेडियस जो होता है nth ऑर्बिट का n² पे डिपेंड करता है, z एटॉमिक नंबर, है ना। n कितना है 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो बोला है रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, इनर मोस्ट ऑर्बिट का इतना है, तो थर्ड का कितना होगा, सिंपल, z तो बदल नहीं रहा है, n बदल रहा है, n का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 5.3 इंटू 9 4.77, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? खत्म। सीधे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, महका दिया यार, एकदम महका हुआ क्वेश्चन है, एकदम महका दिया, ये महका हुआ है, भले तुम्हें हार्ड लगा होगा। देखो ये सेमी इनफाइनाइट है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये सेमी सर्कुलर है। बोलो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट का, μ0I/4πr, 2 वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? एक वायर का क्या, सेमी इनफिनिट का क्या होता है μ0I/4πr, 2 वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन निकाल लो। इसके द्वारा भी अंदर होगा, अरे बोलो, इसके द्वारा भी अंदर ना, करंट ऐसे है और पॉइंट तुम्हारा ऐसे है, हाँ ठीक तो है, अंदर, और इसके द्वारा भी सही तो है, पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, अंदर है, इसके द्वारा भी अंदर, और इसमें करंट अंदर, अंदर है, अंदर इनटू द प्लेन। सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है μ0I/4r, बाहर बाहर। तो सेमी इनफिनिट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है μ0I/4πr, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों के कारण यहाँ पे अंदर है, और सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा यहाँ पे फील्ड बाहर जा रहा है। क्लियर हो गया? बड़ा कौन है, ये है, देख लो ना, नीचे यहाँ 4πr है, यहाँ 4r है, तो बड़ा ये ना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, तो इसमें से वो घटाओगे तो क्या होगा, μ0I/4r कॉमन ले लो, इसमें से इसको घटाओगे तो μ0I/4r कॉमन हो गया, यहाँ का 1 ना, वहाँ का 2/π बचेगा, चूंकि ये बड़ा है, ये मतलब आउट ऑफ द प्लेन, अवे फ्रॉम द पेज, वही तो हुआ ऑप्शन नंबर 1, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, बाहर, सिंपल, इसमें से इसको घटा दो, आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, A satellite is orbiting just above the surface of Earth with period t। मतलब सैटेलाइट है जो जस्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है ना, ऑर्बिटिंग कर रहा है, ठीक। बोला इफ d धरती का डेंसिटी d है और g कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से ऑर्बिटिंग कर रहा है, अगर धरती का डेंसिटी g है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, तो बताइए 3π/gd क्या रिप्रेजेंट करता है। बच्चों याद करो, टाइम पीरियड r3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मालूम है ये चीज, t² प्रोपोर्शनल r3, ठीक, कोई बात नहीं। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 1/4/3πr3, यहां से देख के बताओ, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r3 के। क्लियर? m कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो d प्रोपोर्शनल 1/3 या d इनवर्सली प्रोपोर्शनल r3। क्लियर? क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो तो, d r3 की इनवर्सली है और r3 t² के डायरेक्टली है, तो हम r3 की जगह t² लिख सकते हैं, तो d प्रोपोर्शनल 1/t², डेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/t²। लेकिन इस क्वांटिटी में 3π/g तो कांस्टेंट है और d नीचे है, तो सोच
टी प्रोपोर्शनल 1/t² है, डी प्रोपोर्शनल 1/t² है। क्लियर? तो हम इसको अगर 1/d कर ले, क्यों 1/d कर ले? क्योंकि क्वेश्चन में 1/d है, नीचे है। अगर d 1/d होगा तो 1/t² t² होगा। अरे d है तो 1/t² है, तो ये 1/d, ये पलटी मराएगा तो ये भी पलटी मराएगा, 1/t² का पलटी t², तो ऑप्शन कौन? t²। बस थोड़ा सा सोचना था, इधर उधर करना था, आंसर आ गया। क्लियर? लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर? नेक्स्ट, ए बुलेट वाला क्वेश्चन है, झुट्टे के महकैले है इतना। देखो क्वेश्चन है क्या, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। जैसे मान लो एक वुडन ब्लॉक है ना, कोई बुलेट है जो u से चल रहा है, जब इसको छेदा ना तो वेलोसिटी u/3 होगा। स्वाभाविक है वेलोसिटी कम होगा रेजिस्टिव फोर्स के कारण। अब इस वेलोसिटी से वो 24 सेंटीमीटर तक गया, ठीक। तो बोला फर्दर और कितना पेनिट्रेट कर सकता है, फर्दर और कितना पेनिट्रेट कर सकता है, वही बात है। और क्वेश्चन तुम्हें बोला है कि अगर u से जा रहा था, इसको पेनिट्रेट किया तो u/3 हो गया, तो ये जब घुसा तो वेलोसिटी तो कम हो गया। उस दौरान वो कितना छेदा? 24। तो और आगे कितना छेद सकता है? तो आगे वाला x निकाल लो, जोड़ दोगे तो इस वुडन ब्लॉक का लेंथ भी आ जाएगा। क्वेश्चन तो बोल रहा है कि इस इंड से यहां तक फाड़ दिया ये, तो जब ये घुसा तो 24 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट किया। अब तो u/3 भी तो नहीं रहेगा, u/3 कम होते होते 0 हो जाएगा ना। तो 0 होने से पहले और कितना छोड़ दिया, तो वो निकाल लो और टोटल लेंथ हो जाएगा। सिंपल सोचो, पहले क्या हुआ बताओ, v² - u², v कितना? u/3, u/3 का स्क्वायर मतलब u²/9, तो v² - u², तो u/3 का स्क्वायर u²/9 माइनस u² बराबर 2as, s कितना? 24। क्लियर? 9 यहाँ आ जाएगा, तो 1 में से 9 गया 8, माइनस 8 u²/9, इधर हो गया 48a, 8 से ये कट जाएगा 6 बार में। तुम्हारा जो a है, तुम्हारा a है, 6 को यहाँ ले आओ तो माइनस u²/54। क्लियर? नाउ अब सोचो, जैसे मान लो जब ये घुसा तो u/3 हो गया, अब तो ये u/3 धीरे 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 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्या होगा, v² की जगह 0, v² की जगह 0, इनिशियल हो जाएगा u/3, तो u²/9 बराबर 2as, a का वैल्यू माइनस u²/54, और s तो मुझे निकालना ही है। क्लियर? ये सब कट के मर जाएगा, x हो गया 3। तो बोलो शुरू में कितना छेदा? 24, और फिर बाद में फर्दर कितना पेनिट्रेट किया रुकने से पहले? 3, 24 3 27, तो वुडन ब्लॉक का लेंथ हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। खत्म। क्लियर? मैं क्वेश्चन भी एक बार पढ़ देता हूं आपको। अ बुलेट फ्रॉम अ गन ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u से छुड़ा, when bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3। 24 सेंटीमीटर तक जगह आना, तो उसमें वेलोसिटी u/3 था। क्लियर? घुसा 24 सेंटीमीटर तक उसकी वेलोसिटी है ना। when bullet travels 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक, अंदर में जब 24 सेंटीमीटर का छेद दिया तो वेलोसिटी u/3 हो गया। then it further penetrated into the block in the same direction। अब u/3 पे तो रुकेगा ना, रुकेगा तब जब u/3 से 0 हो जाएगा। तो बोला u/3 से जब वो और आगे बढ़ा तो u/3 से और कम होते होते 0 हो जाएगा। तो u/3 से जब चल रहा था तो 24 सेंटीमीटर छेदे हुआ था, और कितना छेदेगा जब तक वो 0 न हो जाए, रेस्ट में न आ जाए? 3, टोटल 24 3 27। क्लियर? 24 3 27 खत्म। इंपीडेंस क्या होता है भाई? LCR सर्किट का Z से लिखते हैं। Z होता है √R² प्लस, है ना, अगर XC बड़ा है तो XC माइनस XL का स्क्वायर,
क्लियर? अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। यहाँ पे एक्सी ही बड़ा होगा, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। क्लियर? माने तो निकाल लो। आर का वैल्यू तुम्हारा 10 दिया हुआ है, तो यह 10 स्क्वायर हो जाएगा। एक्सी निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा हमारा होता है कितना? ओमेगा, हाँ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ओमेगा नहीं दिया हुआ है लेकिन एफ दिया हुआ है। ओमेगा 2 पाई एफ। क्लियर? एफ है 50 तो 100 पाई। एक्सी बराबर 1 बाई ओमेगा सी। सी तुम्हारा दिया हुआ है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 बाई पाई। माइक्रो है, माइक्रो मतलब -6। पाई से पाई कट गया, 3 2 5, -6 में से 5 गया 1, एक्सी हो गया 10। क्लियर? ऐसे ही एक्सेल निकाल लो। एक्सेल होता है ओमेगा एल। ओमेगा है 100 पाई। एल का वैल्यू तुम्हारा है 50 बाई पाई मिली माने -3। इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। एक्सी 10, एक्सेल 5, 10 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर 100 प्लस 25 125, 125 का आएगा 5√5। ऑप्शन नंबर 1। क्या यार क्वेश्चन ये? क्या ये क्वेश्चन? गुना भाग है, गुना भाग है ये? क्या है ये क्वेश्चन? गुना भाग है। क्लियर? और वायर कैरिंग अ करंट I along the positive axis has length L। वही यार, करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगता है? फोर्स ILB। तो फोर्स क्या है? ILB। I की जगह I, L क्रॉस B, L हो जाएगा LI क्योंकि हॉरिजॉन्टल है x के लॉन्ग। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना? 2I प्लस 3J माइनस 4K। अब बताओ, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो I को I से करेंगे तो 0 होगा। अब बचा 3 और 4, बचा 3 और 4। सॉल्व करेंगे, बुद्धि भाई वेक्टर परे हो, सोच। इसको इससे क्रॉस करेंगे, सोच यहाँ I है, L तो दोनों में हो जाएगा। तो I को J और K से करेंगे तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा ना, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। तो वेक्टर में 3 4 के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5। सोच, यहां से 5 आएगा, 5LI 5IL। ऑप्शन नंबर 1 खत्म भाई। डॉक्टरी का मतलब क्या होता है? क्विक दवाई देना है, क्विक एक्शन लेना है। इन्हें कि ऑपरेशन करना, तो डॉक्टर बोला नहीं, घर से आ रहे हैं, सोचते हैं ऑपरेशन कैसे होगा, तुरंत ऑपरेशन करना है। 3 4 का रिजल्टेंट 5, तो 5LI खत्म, बन गया। क्लियर? कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार। मान लो एक कार है, चक्का उक्का लगा दो, बोल रहा है इसके फ्लोर पे एक ब्लॉक है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताइए कि ये नहीं गिरे, मतलब स्टेशनरी रेस्ट में रहे। तो बताओ एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? जो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? μmg। भाई मूविंग कार है, एक कोई बॉडी रखा हुआ है इसके फ्लोर पे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कार का बताइए जिससे ये स्टेशनरी रेस्ट में रहे, कुदुक नहीं जाए। ये तब हो सकता है जब कार और ब्लॉक एक्सेलरेशन सेम रहे। कार और ब्लॉक एक्सेलरेशन सेम तब होगा जब यहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है μmg। तो बोल मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास। यहाँ पे कौन फोर्स? फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स। फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स कितना? μmg। मास से डिवाइड दे दो क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब फोर्स बाय मास। m से m कट गया, m का वैल्यू 0.15 दिया हुआ है, g का वैल्यू 10 लेना है, नीचे 100 कर लो, डेसिमल बढ़ा के 0 से 0 गया, 15/10 1.5 खत्म। ये सब कोई क्वेश्चन है? क्लियर? 49 नंबर क्लास में करवाया वो क्वेश्चन है, कॉपी उलट के देख ले। 3 लेंस है, 3 लेंस है भाई, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ध्यान से देखो, इसका और इसका फोकल लेंथ सेम होगा, सेम ही चीज है। इसका और इसका फोकल लेंथ सेम होगा। क्लियर? तो निकालते हैं क्या होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला। इसका f1 मान लो, इसका f2 मान लो, इसका f3, और f1 f3 सेम होगा क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। क्या होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला? लेंस में का फॉर्मूला n-1। इसके लिए n कितना? 1.6, 1.6 - 1 0.6, 1/r1। इसका r1 कितना है? ये r1 ना, इधर है तो प्लस 20, तो 1/20, 0.6 × 20, माइनस भी ना, माइनस की प्लस,
माइनस की प्लस, रुक रुक, ओहो ये सरफेस है ना, सॉरी 1/f है, n माइनस 1, n कितना 1.6 माइनस 1, ये जो मीडियम है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो 1.6 माइनस 1 0.6 इंटू 1/r1, r1 तो इन्फिनिटी है, माइनस 1/r2, r2 का काम करेगा ये, और r2 प्लस होगा, इधर जा रहा ना इसका, ये सेंटर तो इधर बना रहा, तो r1 r2 20, तो इसके लिए r1 है और ये r2 है, इस लेंस के लिए r1 है और ये r2 है, r1 r2 का वैल्यू सेम ही है 20, साइन प्लस होगा, इसका रेडियस हो जाएगा 20 प्लस में, ठीक, तो 1/f1 0.6 माइनस 0.6/20, डेसिमल उड़ाओगे 200, 3 और 100, 1/f1 बराबर -3/100, यही 1/f3 होगा, तो पहला और तीसरा का काम खत्म, क्लियर। सिमिलरली 1/f2 क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मीडियम है 1.5 माइनस 1 0.5, 1/r1 इंटू 1/r2, 1/r1 है तो 20 से 20, बस देख लो कौन माइनस कौन प्लस, इसका r1 प्लस होगा और r2 माइनस होगा, तो यहाँ प्लस कर लो, 1/20 1/20 2/20, तो 0.5 इंटू 2/20, डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 10, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, सही है ना, 0.5 इंटू 2/10, डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 10, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, 1/20, तीनों का फोकल लेंथ आ गया। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और ये दोनों तो सेम ही है, f1 f3 के जगह -3/100 रख दो, यहाँ भी -3/100, यहाँ भी -3/100, और 1/f2 के जगह 1/20, सॉल्व करो -100 आएगा, क्लियर, पक्का पक्का। क्वेश्चन क्या है भाई, नीचे नदी है, नदी के कुछ ऊंचाई पे एक ब्रिज है, एक स्टूडेंट है, पत्थर को ऊपर फेंका 4 मीटर पर सेकंड से, पत्थर 4 सेकंड बाद नदी में गिर गया, तो बताइए ब्रिज कितना ऊपर है, ब्रिज कितना ऊपर है, ये पानी बना लो, ये ब्रिज बना लो, स्टूडेंट बना लो, पत्थर फेंका ऐसे गिरा, तो लगा दो s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, अब ओरिजिन ये होगा तो ये माइनस होगा, तो -h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, u भी तुम्हारा 4 है, t भी 4 है, g का वैल्यू 10 लेना है, t का वैल्यू 4 दिया हुआ है, क्लियर, कितना हो जाएगा -h 16, ये 5, 16 पंचे 80, 16 में से 80 गया -64, तो h बराबर 64 हो जाएगा। अरे चुपना, -64 होगा तो माइनस माइनस प्लस ना, 64, खत्म, फिनिश, क्लियर हो गया, फिनिश। तो एकदम एक्यूरेट आंसर लाए थे बाबू, धन्यवाद आपको, क्लियर। तो कमेंट जरूर करना कैसा लगा मेरा सोल्यूशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन हर जगह नहीं किए, अगर कैलकुलेशन हर जगह करते और डेप्थ में भी बनाया जा सकता था, लेकिन वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है। वीडियो का मोटिव क्या है कि कैसे सोल्यूशन करना है, कैसे सोचना है, फार्मूला बेस, कितना क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस है। मतलब हम 2024 में जो बच्चे अब तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप क्लास सिंसियर कर रहे हैं, कॉपी पढ़ रहे हैं, फार्मूला क्लियर है, लॉजिक क्लियर है ना, तो नीट 4 के आओगे, क्लियर। तो फिनिश कर दिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ।